नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एवं उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2024 का सियासी प्लान तैयार करने में जुटी भाजपा। यूपी के चित्रकूट में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शिविर का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में फिर फेरबदल। 13 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। कौशल राज शर्मा को बनाया प्रयागराज का मंडलायुक्त। रविंद्र कुमार बने डीएम कुशीनगर। अलीगढ़ के रोरावर क्षेत्र में दर्दनाक हादसा। फ्लाईओवर से नीचे गिरी अनियंत्रित बस। हादसे में एक महिला की मौत, 20 से अधिक लोग घायल। यूपी के संभल में दहेज के लोभियों की घिनौनी करतूत। कलयुगी पति ने की पत्नी की गर्दन काटकर हत्या। दहेज में 10 लाख की कर रहा था आरोपी डिमांड। पति और ससुर दोनों फरार। उत्तर प्रदेश में मानसून की मेहरबानी। कई जिलों में झमाझम बारिश का पुनर्नुमान। 54 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। यूपी में इस साल के अंत में और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट में सियासी मंथन करेगी। असल में आज से चित्रकूट में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है और ये 31 जुलाई तक चलेगा। आपको बता दें कि चित्रकूट के बिंदीराम होटल में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शिविर आयोजित किया जा रहा है और इसमें ट्रेनिंग क्लास भी चलेगी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे और इसी दौरान पार्टी मिशन 2024 के साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर विचार विमर्श करेगी। शिविर में पार्टी के यूपी से संबंधित केंद्र में मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश कार्य समिति से जुड़े लोग मौजूद रहेंगे। वहीं दोनों डिप्टी सीएम और कई केंद्रीय मंत्रियों सहित राज्यों के 19 कैबिनेट मंत्री भी शिविर में भाग लेंगे। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हुआ है। बता दें कि यहां 13 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और इसी दौरान कौशल राज शर्मा को प्रयागराज का मंडलायुक्त बनाया गया है। वहीं संजय गोयल को झांसी के मंडलायुक्त की कमान सौंपी गई। साथ ही साथ एस राजलिंगम को वाराणसी का डीएम लगाया गया है तो रविंद्र कुमार को कुशीनगर में डीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी, जबकि अपूर्वा दुबे अब उन्नाव की डीएम बनाई गई। यूपी के आगरा में अपराधियों से पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। जिले में बेखौफ होकर अपराधी लूट, डकैती तो कई गोलीकांड जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक मामला हरि पर्वत क्षेत्र के सुल्तानगंज से सामने आया है, जहां बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी की अगर माने तो यह घटना पुलिस चौकी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर हुई। यूपी के अलीगढ़ में शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें से 5 यात्रियों को गंभीर हालत होने पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। जानकारी की माने तो रोरावर क्षेत्र में NH 91 रिंग रोड फ्लाईओवर पर फारूकाबाद से सवारियां लेकर दिल्ली जा रही रोडवेज बस पलटकर नीचे गिर गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सोनभद्र के बीजपुर थाना क्षेत्र के चेतवा में एक अनियंत्रित टैंकर ने बाइक सवार को रौंद दिया। जानकारी की माने तो अमन केसरी घर से नेमना के लिए निकला था। इस दौरान सामने से आ रहे एक अनियंत्रित टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी और युवक को कुचलते हुए मौके से फरार हो गया। वहीं राहगीरों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में घायल युवक को रिहंद के धनवंतरी चिकित्सालय में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस हादसे की पड़ताल में जुटी हुई है।
खबर यूपी के संभल से है, जहां हयात नगर थाना क्षेत्र के कमगंगर में दहेज में लोभियों की घिनौनी करतूत सामने आई है। बता दें, संभल में पति ने बिस्तर पर सो रही पत्नी की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति और ससुर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला हयातनगर कस्बे की खिचड़ी मोहल्ले का है, जहां साहिबा अपने पति सलमान के साथ घर के कमरे में सो रही थी। इसी बीच महिला के पति सलमान ने हथियार से पत्नी की गर्दन काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका के पिता जरीफ का आरोप है कि शादी के 3 महीने बाद ही महिला के ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर रहे थे। पिछले दिनों भी पति पत्नी के बीच दहेज में 10 लाख की मांग पूरी नहीं होने को लेकर विवाद हुआ था। उस दौरान भी पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय 151 में कार्रवाई करके मामला निपटा दिया था। बीते 10 दिन पहले भी महिला ने नवजात बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। पिछले साल सन 2021 13 जून को मैंने शादी करी थी जी। ये लोग सामान से सेंट्रोनियर मैंने हैसियत से ज़्यादा दिया था, अपनी ज़मीन बेच कर दिया था जी। उसी तारीख में आप डेट निकलवा रखे हैं। महीने से शादी से एक महीना पहले करीब मैंने ज़मीन बेची थी जी। आज में सीधे 15-20 लाख रुपए मैंने शादी में लगाए और उसके बाद में 5 लाख दे सकूँ, फिर भी 10 लाख रुपए और एक बुलेट मोटरसाइकिल मांग कर रही है। पंचायत के जरिए से भिजवा दी, मैंने FIR भी करी थी, पंचायतियों ने भिजवा दी। आज इन्होंने लड़की को मार दिया। कि कौन लोग थे मारने वाले? ससुराल वाले थे। क्या नाम था उनका? लड़के का नाम था सलमान उर्फ मुजफ्फर और लड़के का बाप है हाकम अली और लड़के की माँ है नूरजहां। मेरी बेटी है। क्या मामला है? इसका मामला ये बुलेट मोटरसाइकिल और मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहा है। अल्लाह मेरे दी को काट दिया रात इनने। इन्हें छुरी से काटा है और दावा से काटा है इसने। तो कब से चल रहा है? दावा से काटा है। कब? जिनसे शादी हुई थोड़ी बहुत दिन चिन से रखा पे चैन से लगा। कितना टाइम हो गया शादी को? शादी के लिए अभी 1 साल हुआ है मेरी बेटी की। शादी से 3 महीने बाद ही मांग जांच चालू हो गई इसकी। यूपी के बिजनौर में चेयरमैन आवास पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बता दें कि चेयरमैन आवास पर कई घंटों तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वहीं अब मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बता दें कि चांदपुर नगर पालिका के चेयरपर्सन के बेटे अशरद अंसारी के आवास पर कुछ लोग शिकायत लेकर पहुंचे थे, तभी ये आपसी कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। यूपी के बुलंदशहर में अवैध हथियारों के साथ कुछ युवकों का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल फोटो में युवक अवैध हथियारों के साथ गब्बर सिंह स्टाइल में दिखाई दे रहे हैं। जानकारी की अगर माने तो वायरल फोटो में हथियारों के साथ दिखाई देने वाले युवक हथियारों के सौदागर बताए जा रहे हैं। इन युवकों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कि ये युवक आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि वायरल फोटो में अवैध हथियार के साथ दिखने वाले युवकों में से एक युवक आर्म्स एक्ट के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। वहीं फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नशेड़ी युवक की ओर से पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। दरअसल नशेड़ी युवक ने पुलिस जवानों से अभद्रता की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इस वीडियो में यूपी पुलिस के जवान गिड़गिड़ाते दिखाई दिए। ये वायरल वीडियो औरंगाबाद कस्बे का बताया जा रहा है। अब खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां जसरूप नगर में एक मासूम बच्ची को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। जहां एक मां अपनी बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट कर रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि लोगों को असहज करने वाली ये वीडियो जब वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई और बच्ची की मां को हिरासत में ले लिया।
वाराणसी में संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से बनारस सेंटर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव के तीसरे दिन एनएसडी सिक्किम रेपेट्री ने विपिन कुमार की ओर से निर्देशित नाटक कालो भारी का मंचन किया। इस नाटक की मंच सज्जा आकर्षित थी। सिक्किम से आए कलाकारों ने मंच पर सिक्किम के परिवेश को सेट डिजाइन के माध्यम से जीवंत कर दिया। ये नाटक कालो भारी प्रणाली पर आधारित है। आजादी से पूर्व यह प्रणाली सिक्किम से प्रचलित थी। इस नाटक का लेखन आसिफ खान ने किया। नाटक के अंत में एनसीडी वाराणसी सेंटर डायरेक्टर रामजी बाली ने सेंटर निदेशक विपिन कुमार को सम्मानित भी किया। ये कालो भारी काला बोझ के नाम से जाना जाता है। जो आप ये देख रहे हैं काला बोझ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद सिक्किम में उन्होंने देखा कि सबसे शॉर्टेस्ट जो रूट है वो है सिल्क रूट, जहाँ से वो बिजनेस कर सकेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने बीटीए बनाया था, ब्रिटिश ट्रेड एजेंसी, और इंडिया का सबसे शॉर्टेस्ट रूट था तिब्बत। अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग का हिस्ट्री है कालो भारी बोल के, वो यहाँ पे आके हम लोग महोत्सव पर दिखा रहे हैं, तो सब लोग जाने हम लोग का वहाँ का हिस्ट्री, क्योंकि कितने लोगों को पता नहीं है। यहाँ पे अभी जो भी है मतलब जो जानते हैं हम लोग छोटे से उम्र से, वहाँ इंडिया में जो जो घटा है वही है। लेकिन हम लोग का सिक्किम का क्या है कि मतलब कोई नहीं जानता है बाहर, तो वो दिखाने हम लोग सारे लोग जाने इस चीज़ को, और हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ से लेकर वो मतलब दिखाने के लिए हम लोग एक प्राउड फील भी हो रहा है यहाँ आके। यूपी के कासगंज जिले में मिड डे मील में लापरवाही बरतने के मामले में प्रधानाचार्य पर गाज गिरी। मामले में जांच के बाद दोषी पाए जाने पर प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया। निलंबन की कार्रवाई जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने की। मामला सहावर तहसील क्षेत्र के जमलावपुर प्राथमिक विद्यालय का है। जानकारी की माने तो स्कूल में बच्चों को दूध की जगह चाय पिलाई जा रही थी। वहीं रोस्टर के मुताबिक बच्चों को फलों का वितरण नहीं किया जा रहा था, जिससे नाराज अभिभावकों और स्कूली बच्चों ने आपत्ति जताई थी, जिसकी शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने जांच कमेटी बिठाई। जांच में प्रधानाचार्य दोषी पाया गया। रसोई में खाना बनाता है। अच्छा, क्या सामान आता है यहाँ पे बच्चों के लिए? दूध हमारा दूध आता है 6.5 किलो, बाल्टी 1.5 लीटर 1.5 बाल्टी पानी लगता है। अच्छा, चार पत्ती बत्ती है। अच्छा, तब बच्चों को देते हैं? तब बच्चे 500 के करीब हैं स्कूल में। हाँ, बच्चे 500 हैं। प्राथमिक विद्यालय जमालपुर में जो एमडीएम के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, मौखिक रूप से शिकायत प्राप्त होने के क्रम में इसकी औचक रूप से जांच कराई गई, और औचक जांच में पाया गया कि जो शिकायत थी उसकी पुष्टि हो रही है, और मौके पे जो प्रधान अध्यापक के द्वारा एमडीएम की जितनी मात्रा में खाना दिया जाना था और जितनी क्वांटिटी आदि का कार्य किया जाना था, रिकॉर्डिंग की जानी थी, उसके क्रम में उनके द्वारा उतना वितरण नहीं किया गया पाया गया था, जिसके कारण उनके विरुद्ध ये कार्य। गोरखपुर जीएसटी कार्यालय में डिप्टी कमिश्नर आरबी सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर आरबी सिंह ने बताया कि दूध, दही, पनीर समेत अन्य तरल पदार्थ जिनका वजन 25 किलो से कम है वे खुले में बिक रहे हैं तो उनका कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यदि वे पैकेट में बिक रहे हैं तो उन पर जीएसटी जरूर लगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा उद्देश्य आम जनता और किसानों को अधिकतम लाभ देने का है। और उसकी पैकिंग 25 किलो तक की। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया, इन जिले के जितने भी सीजीएसटी के असेसी हैं, करदाता हैं, वो अगर उनकी किसी भी तरह की समस्याएं हैं तो हम अगर यहाँ उपस्थित हैं हमसे आके मिल सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं का उचित समाधान हो। जहाँ तक हमसे संभव होगा वो हम जो है, हमारा रोल फैसिलिटेटर का रोल है। हम वहाँ उन पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर का रोल नहीं अदा करने आए हैं, उनकी समस्याओं को सुने और उनका निदान करने के लिए आए हैं। इसलिए आप बेहिचक, आपकी जो भी जीएसटी से रिलेटेड समस्या है, आपकी रिफंड की समस्या है, आपके कोई नोटिस या एडजुडिकेशन की समस्या है, या आपके
जो है कर देने में कोई परेशानी हो रही है, आपको लगता है कि आपका कर नहीं बनता है। अब खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां सूर सदन प्रेक्षागृह में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ऊर्जा दिवस पर बिजली महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की ओर से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर कार्यक्रम के तहत किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने की। इस मौके पर विधायक GS धर्मेश, विधायक चौधरी बाबूलाल, मेयर नवीन जैन, नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फूंडे सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। मावली के आशीर्वाद के बिना कुछ भी आनंददायक नहीं हो सकता। हम सदैव माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार ने एफिडेविट दिया था कि 24 घंटे बिजली मिलेगी। वो 24 घंटे TTZ का अंतर्गत हमारे आगरा पूरा जिला TTZ के अंतर्गत आता है। 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को दिक्कत है। हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालन किया जाए, 24 घंटे बिजली आगरा वासियों को मिले, किसानों को मिले। कि हमको आज़ादी मिली थी उसके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा हर विभाग को निर्देशित किया गया है कि आज जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम करें और जनता को जो कहते सहूलियत दे रहे हैं उनके बारे में जनता को बताएं। आज इसी के निमित्त टोरेंट पावर का और दक्षिणांचल का एक संयुक्त कार्यक्रम आजादी के महोत्सव पर ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बिजली महोत्सव का आयोजन टोरंटो और यूएनएल ने मिलकर किया है। माननीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी का हम लोग धन्यवाद देते हैं। उनके नेतृत्व में जन समाज, पूरे समाज के लिए, सर्व समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही है और उनका पूरे देश के लोगों को लाभ मिल रहा है। जो अंतिम छोर तक भी लोग हैं, अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को भी उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं माननीय मोदी जी का और योगी जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर विभाग निरंतर प्रगति के रास्ते पर चल रहे हैं। चाहे भारत सरकार का कोई भी विभाग ले ले, हर जगह जनहितकारी योजनाओं को नीचे जन जन तक पहुँचाने का काम बहुत तेजी से हुआ है। उसी प्रकार से विद्युत विभाग की ओर से भी, और उत्तर प्रदेश और चाहे आगरा की भी बात करूं मैं, तो निरंतर 24 घंटे बिजली आपूर्ति का होना एक बड़ा आश्चर्य जैसा लगता है। ताकत के साथ जनता को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो संकल्प लेकर योगी जी और मोदी जी काम कर रहे हैं, उसी का ये परिणाम है कि आज सबको घर घर में लाइट बिजली मिल रही है। यूपी में मानसून की मेहरबानी के चलते आम आदमी को गर्मी से तो किसानों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इन दिनों बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। आपको बता दें कि IMD के मुताबिक 29 से 31 जुलाई 2022 तक तेज बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी लखनऊ में बारिश का पूर्वानुमान भी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यूपी के 54 जिलों में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। इन जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, कानपुर, लखीमपुर खीरी में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के लिए येलो अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफाने पर हैं। काशी में गंगा के जलस्तर से तेजी से वृद्धि होने लगी है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने गंगा में नावों के संचालन पर रोक लगा दी और साथ ही साथ विश्व प्रसिद्ध नियमित गंगा आरती का स्नान भी बदल दिया। आलम यह है कि गंगा का पानी 2 मीटर तक ऊपर चढ़ चुका है और घाटों की सीढ़ियां पूरी तरह से डूब गई हैं। ऐसे में गंगा का जलस्तर 3.5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ने लगा है। गौर करने वाली बात तो यह है कि नदी में बड़े जलस्तर को देखते हुए पिछले 3 दिन में तीसरी बार आरती का स्थान बदला गया। इधर सिंधिया घाट का रत्नेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। गिरेगा नहीं बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने रक्तदान शिविर में शिरकत की। संगठन के 8 पदाधिकारियों के साथ बुलंदशहर पुलिस लाइन में लगाए गए रक्तदान शिविर में ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। वहीं किसान नेताओं के इस मानवतापूर्ण कार्य की डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एएसपी श्लोक कुमार ने सराहना भी की। आपको बता दें कि बुलंदशहर की पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर लगाया गया था, जिसमें अनेक लोगों ने रक्तदान किया, जहाँ किसान नेता ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, शाह आलम, आशुतोष शर्मा ने भी रक्तदान किया।
हाँ मैंने बहुत दिया है। कि भारतीय किसान महाशक्ति हमेशा गरीब मजदूर पिछड़ों की सेवा में लगी हुई है और हमेशा सेवा करती रहेगी। मैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, भारतीय किसान महाशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने जिले के कप्तान साहब और डीएम साहब की सामने मौजूदगी में ब्लड रक्तदान किया है। और मेरे यूनियन के जिला युवा मीडिया प्रभारी सहाय आलम है, आशुतोष शर्मा है, कई लोगों ने इसमें और एक चरण सिंह है, इनने सामने हम मिलकर हमने गरीबों की जान बचाने के लिए बुलंदशहर जिले की पुलिस लाइन में ब्लड रक्तदान किया है, जिससे कि कभी किसी गरीब को अचानक जरूरत पड़े तो वहां से वो व्यवस्था उनके लिए हो सके। कासगंज का कादरवाड़ी गांव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। जो हिंदुओं की सबसे बड़ी कावड़ यात्रा बिना मुस्लिम समुदाय के सहयोग से पूरी नहीं हो सकती। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के लोग इस यात्रा के लिए महीनों पहले से तैयारी करते हैं। यहाँ मुस्लिम परिवार गंगा जल भरने के लिए कांच की शीशी बनाते हैं, जिनमें कावड़ी गंगा जल भरते हैं और बम बम भोले के जय घोष के साथ रवाना होते हैं। ये मुस्लिम कारीगरों के लिए कमाई का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ये गंगा जी के भक्त आते हैं, ये सागर भरने, सागर को हम तैयार करते हैं 2 महीने 3 महीने पहले से। इसलिए हमें सरकार से कोई योजना नहीं मिलती। हम गंगा जी को बहुत मानते हैं, गंगा जी हमें खाने को दे रही हैं, गंगा जी को हम मानते हैं। हम मुस्लिम लोग हैं, हिंदू लोग जल ले आते हैं, हम बना कर देते हैं। हमसे सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती। पूरे ऑल बाट में यही काम हो रहा है सीसी का। हम ग्राम मांगरोल, जिला मुरैना, एमपी से आए हैं। हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम जल भर के ले आते हैं, बोले आप चढ़ाते हैं, इससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम कई वर्षों से आ रहे हैं, 8-10 वर्षों से आए लोग। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।